गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का 15वां प्रश्न। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली के 14 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हम बिल्कुल सरल तरीके से इस 15वें प्रश्न को भी समझने वाले हैं। तो देखिएगा 15वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, ये आपके पहली समांतर श्रेणी, ये आपके दूसरी समांतर श्रेणी, इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में कहा जा रहा है n का एक ऐसा मान निकालना है जहां पे इन दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद आपके क्या होना चाहिए, बराबर होगा। देखिएगा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये आपके क्या है, एक समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी और एक आपके दूसरी समांतर श्रेणी है, वो है आपके -2, यहाँ पे 0, 2, 4, उसके बाद 6, 8। ये दोनों आपके क्या है, समांतर श्रेणियां हैं। इन समांतर श्रेणियों का ऐसा कौन से नंबर का पद है जहां पे दोनों समांतर श्रेणियों का पद बराबर है। तो देखिएगा ये पहले नंबर का पद बराबर नहीं है, दूसरे नंबर का पद बराबर नहीं है, तीसरे नंबर का पद बराबर नहीं है, चौथे नंबर का पद है वो आपके दोनों समांतर श्रेणियों में बराबर है। इसी प्रकार से आपको इन दोनों समांतर श्रेणियों में ऐसा कौन सा नंबर का पद है जहां पे दोनों का मान बराबर प्राप्त होगा, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे n के पद की बात कही जा रही है। इसका मतलब आपको इस समांतर श्रेणी का an का मान निकालना है, उसके बाद में इस समांतर श्रेणी का an का मान निकालना है। उन दोनों को बराबर करेंगे तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर का पद है जो आपके इन दोनों समांतर श्रेणियों में बराबर है। तो चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको प्रथम एपी क्या दे रखी है, प्रथम एपी। अब यहाँ पे एपी क्या दे रखी है, प्रथम एपी दे रखी है आपको 63, 65, उसके बाद में 67। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी आपके आगे बढ़ती जाती है। देखिएगा साथियों, जब भी आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी दी जाती है तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपको प्रथम पद निकालना है और दूसरा काम है आपको सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। a का मान क्या है, यहाँ पे 63 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा काम क्या है, सार्वंतर, यानी आपको d का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 65 माइनस 63 करेंगे तो आपको यहाँ पे d का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है, an का मान निकालना है, जिससे हमें यहाँ पे n का मान प्रश्न में पूछा गया वो हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे आपको an का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको an का सूत्र पता होना चाहिए। तो an का सूत्र क्या होता है, an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा में आपके d हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे an, तो यहाँ पे an बराबर a का मान क्या दे रखा है, a का मान यहाँ पे आपको 63 दे रखा है। तो यहाँ पे 63 प्लस n का मान आपको निकालना है, तो सेम रहने देंगे। d का मान अभी हमने निकाला, यहाँ पे कितना है, 2 है। ये आपके हो जाएगा समीकरण नंबर 1। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में साथियों आपको प्रश्न में दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय एपी बराबर, अब द्वितीय एपी क्या दे रखी है, 3, उसके बाद में 10, उसके बाद में 17। इस प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पे भी आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, तो आपको सबसे पहले दो काम करना है। पहला काम है आपको प्रथम पद निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद जिसे a से डिनोट करेंगे। a का मान क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। दूसरा काम क्या है आपका, d का मान निकालना, यानी आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पे आपके 10 माइनस 3 हो जाएगा, 10 में से 3 घटेंगे, शेष आपके 7 बचेगा। अब यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, an का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसका मान निकालना है, an का मान निकालना है। सबसे पहले आप मुझे an का सूत्र बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। an का सूत्र क्या हो जाएगा, an का सूत्र हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 गुणा में आपके d हो जाएगा। अब यहाँ पे an की जगह an रहने देंगे। उसके बाद में a का मान क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 प्लस n-1 का आपको मान निकालना है और d का मान कितना प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, आपको यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है nवें पद बराबर होंगे, यानी ये an का मान और ये an का मान आपके बराबर होंगे, तभी आपको क्या निकलेगा, n का मान आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है।
क्योंकि आपको प्रश्न में कहा गया कि nवें पद बराबर होंगे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों पदों को बराबर करना है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद में आगे हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको बराबर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में आपको क्या कहा गया है, nवें पद बराबर होंगे, यानी आपके प्रथम एपी का nवां पद, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम एपी का nवां पद बराबर है आपके द्वितीय एपी का nवां पद। अब देखिएगा साथियों, दोनों एपी का आपके nवां पद बराबर है, ये आपके प्रश्न में कहा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मानों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम एपी का nवां पद क्या है, प्रथम एपी का nवां पद है 63 प्लस n-1, उसके बाद में गुणा में आपके d है, इसके बराबर में द्वितीय एपी का nवां पद है 3 प्लस n-1, गुणा में आपके क्या है 7 है। अब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, जिससे आपको यहाँ पे n का मान बिल्कुल सिंपल तरीके से प्राप्त हो जाएगा, और ये सोल्व करना भी बहुत सरल है। चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके 63 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 63, यहाँ पे आपके प्लस का 3 है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे, माइनस का 3, उसके बाद प्लस, शेष यहाँ पे आपके क्या बचा है n-1, गुणा में 2, बराबर आपके शेष क्या बचा है n-1, गुणा में आपके 7 बचा है। अब ध्यान से देखिएगा, 63 में से 3 घटाएंगे, शेष आपके यहाँ पे क्या बचेगा 60 बचेगा, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे इस 2 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपके 2n-2 बचेगा, बराबर। उसके बाद में यहाँ पे 7 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपके 7n- आपके क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 इस 60 में से घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा 58 बचेगा, उसके बाद प्लस आपके 2n, बराबर आपके 7n-7 है। अब यहाँ पे क्या है 7 माइनस का है, इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 58 प्लस आपके 7 प्लस आपके 2n, बराबर आपके क्या बचा है 7n बचा है। अब यहाँ पे 58 और 7 आपके कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो यहाँ पे 65। उसके बाद में यहाँ पे क्या है प्लस का 2n है, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो आपके 7n माइनस आपके 2n हो जाएगा। उसके बाद में 65, बराबर यहाँ पे देखिएगा 7n में से 2n घटाएंगे, शेष आपके 5n बचेगा। अब यहाँ पे गुणा में 5 है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो आपके भाग में आ जाएगा 65/5 बराबर n। 65 में आपको 5 का भाग देना है, तो कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। उसके बाद में हासिल का 1, तो आपके 3 बार भाग जाएगा, यानी आपके 5 का भाग 65 में कितना बार जाएगा 13 बार जाएगा। यानी साथियों यहाँ पे आपको जो n का मान 13 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब इन दोनों समांतर श्रेणियों का जो आपके 13वां पद होगा ना, वो आपके क्या होगा बराबर प्राप्त होगा। यदि आपको चेक करना है कि बराबर है या फिर नहीं, तो इसके लिए आपको चेक करने के लिए रफ कॉपी में आप चेक करके भी पता कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको क्या करना है, ये आपको जो प्रथम समांतर श्रेणी दे रखी ना, इसका आपको कौन सा पद बराबर है, जो आपके 13वां पद है, तो आपको a13 का सूत्र पता होना चाहिए, a + 12d। यहाँ पे आप a का मान 63 रखना, और उसके बाद में d का मान क्या प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो मान प्राप्त होगा ना, वही मान आपको क्या करना है, इस समांतर श्रेणी का भी आपको 13वां पद निकालना है, a + 12d। इसमें आपके a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा आपके 7 हो जाएगा। दोनों का आप मान निकालोगे तो आपको दोनों का मान बराबर ही प्राप्त होगा। तो ये तो आपको क्या करना है, सिर्फ चेक करने के लिए, बाकी यहाँ पे आपको प्रश्न में ऐसा चेक करने के लिए नहीं पूछा गया, तो आपको यहीं तक ही इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः इन दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद, कौन सा पद 13वां पद बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा। यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो एक बार फिर से मैं आपको बोल के बता देता हूँ, इन दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 16वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 16वें प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा 16वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा क्या है, सरल है। चलेगा, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दे रखा है वहीं से इस प्रश्न को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको प्रश्न में दिया है तीसरा पद 16 है, यानी आपको A3 का मान कितना दे रखा है 16 दे रखा है।
अब आप मुझे A3 का सूत्र बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। A3 का सूत्र क्या होगा? A3 का आपके सूत्र हो जाएगा A प्लस आपके क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, बराबर में आपको 16 दे रखा है, तो यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपको और प्रश्न में क्या दे रखा है, तो देखिएगा आपके प्रश्न में कहा जा रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है सातवां पद, यानी आपके A7 की बात की जा रही है। ये जो आपके सातवां पद है, पांचवें पद यानी आपके A5 की बात की जा रही है, पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये साथियों क्या है 12 अधिक है इस पद से। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन दोनों पदों को बराबर करना है। बराबर करने के बहुत सारे मेथड है, आपको मैं जो सरल तरीका है वो मैं आपको बता दूं। देखिएगा साथियों, ये आपके क्या है इस पद से 12 अधिक है, इसका मतलब इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो ये दोनों पद आपके अब क्या हो गए बराबर हो गए। आप ऐसे नहीं चाहो तो देखिएगा साथियों, आप क्या करो, ये 12 अधिक है, इसमें से आप 12 घटा दो तो भी आप एक दोनों पद बराबर हो सकते हैं। तो आप कैसे भी करो, दोनों ही कंडीशन में आपके प्रश्न का उत्तर सही निकलने वाला है। चलेगा, अब यहाँ पे A7 का आप सूत्र बताइए। A7 का सूत्र होता है A प्लस 6D बराबर A5 का सूत्र क्या होता है A प्लस 4D प्लस आपके यहाँ पे 12 दे रखा है। अब यहाँ पे इन दोनों पदों को आपको सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके प्लस का है, पक्षांतर करके इधर लेंगे तो यहाँ पे प्लस का ही और माइनस का ही दोनों ही आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। शेष आपके क्या बचा है यहाँ पे 6D, उसके बाद में ये प्लस का 4D है, पक्षांतर करके इधर लेंगे तो ये आपके 4D हो जाएगा। उसके बाद में शेष आपके क्या बचा है 12 बचा है, 6D में से 4D जाएगा, शेष आपके 2D बचेगा, बराबर आपके 12 बचा हुआ है। यहाँ पे 2 गुणा में पक्षांतर करके इधर लेंगे तो ये 12/2 हो जाएगा। डी का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 6 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको AP निकालनी है। AP निकालने के लिए आपको A और D दोनों के मान की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने D का मान तो निकाल दिया, लेकिन अभी तक हमें A का मान नहीं निकला है, तो यहाँ पे देखिएगा इस D के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं। अब समीकरण नंबर 1 में D का मान लिखना है, तो यहाँ पे A प्लस 2 गुणा D का मान कितना प्राप्त हुआ है 6 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, बराबर आपको 16 दे रखा है। उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, A प्लस 6 का गुणा 2 से, तो ये आपके 12 हो जाएगा, बराबर आपके 16 दे रखा है। अब यहाँ पे A बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 12 को पक्षांतर करेंगे, 16 में से 12 जाएगा, शेष आपके कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी आपको A का मान कितना प्राप्त हुआ है 4 प्राप्त हुआ है। D का मान कितना प्राप्त हुआ है 6 प्राप्त हुआ है। अब आपको इस प्रश्न में पूछा गया है, आपको AP पूछा गया है, यानी आपको समांतर श्रेणी पूछी गई है। देखिएगा साथियों, जब भी आपको समांतर श्रेणी पूछी जाती है, इसका मतलब आपको A1, A2, A3 और A4 का आपको मान निकालना होता है, वही आपकी क्या होती है समांतर श्रेणी होती है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आप मुझे A1 का मान बताइए, यानी आपके A का मान क्या है, A का मान आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपको A2 का मान निकालना है, तो यहाँ पे A2 बराबर, A2 का सूत्र क्या होता है A प्लस D होता है, तो यहाँ पे आप मुझे A का मान बताइए। A का मान 4 है, प्लस आपके D का मान क्या है आपके 6 है, 4 और 6 आपके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद में आप मुझे A3 का मान बताइए। A3 का मान क्या हो जाएगा, A3 का सूत्र हो जाएगा A प्लस आपके 2D हो जाएगा। यहाँ पे A का मान 4 है, प्लस यहाँ पे 2 गुणा D का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 और 2 आपके 12 हो जाएगा गुणा में, तो 12 और 4 आपके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद में आपको A4 का मान निकालना है, यानी आपको जब भी AP पूछी जाती है तो कम से कम आपको 4 पद निकालने होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 3D बराबर, अब यहाँ पे A का मान 4 है, प्लस गुणा में 3 गुणा आपके D का मान आपके यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 3 आपके 18 हो जाएगा, 18 और 4 आपके कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई है 4। उसके बाद में दूसरा पद आपके क्या है 10, उसके बाद में तीसरा पद आपके 16, चौथा पद आपके क्या है 22 है। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी बढ़ती जाती है। यही आपको पूछा गया था कि समांतर श्रेणी निकालिए, तो आपकी AP क्या प्राप्त हुई है 4, 10, 16, 22, यही आपको समांतर श्रेणी निकालनी थी। तो यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 17वां प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को भी सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा 17वें प्रश्न में आपको यहाँ पे AP दे रखी है,
3, 8, 13, उसके बाद में आगे समांतर श्रेणी बढ़ती जाती है और लास्ट में आपको 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी के अंतिम पद से आपको क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। अभी तक आप जितने भी पद निकाल रहे थे वो आप इस पहले पद से आगे वाले पद निकाल रहे थे, लेकिन अब आपको इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि अंतिम पद से, यानी आपको इधर से 20वां पद निकालना है। तो चलेगा, इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जो सरल तरीका है ना वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, जब भी आपको अंतिम पद से कोई भी पद पूछा जाए ना, उस स्थिति में आपको क्या करना है, इस समांतर श्रेणी को आपको उल्टा कर देना है, यानी इस समांतर श्रेणी का आपको विलोम कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतिम पद से इस एपी का विलोम का मतलब है आपको इस समांतर श्रेणी को आपको उल्टा करना है। यहाँ पे आपको अंतिम पद दे रखा है, इसको हम प्रथम पद बताएंगे। तो यहाँ पे एपी बराबर, यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, 253, उसके बाद में डैश डैश डैश, उसके बाद में आपके 13 है, तो यहाँ पे 13, उसके बाद में यहाँ पे 8 है, उसके बाद में यहाँ पे आपके 3 है। अब ये आपके क्या है, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होती है तो वहां पे आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम आपको प्रथम पद निकालना और दूसरा काम है आपको सारांतर निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद आपके 253 हो जाएगा। उसके बाद में आपका दूसरा काम डी का मान निकालना। तो यहाँ पे डी बराबर, डी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो एक ही पद है, तो यहाँ पे किन्हीं दो पदों का आपको समूह लेना है। तो हम इन दो पदों का एक समूह लेते हैं। बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे, बाद वाला पद है आपके 3, उसके बाद में 8 घटाएंगे, 3 में से 8 जाएगा, शेष आपके 5 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, इसका मतलब माइनस का 5 प्राप्त होगा। तो ये आपको डी का मान प्राप्त हो गया, ये आपको ए का मान प्राप्त हो गया। अब आपको इस प्रश्न में निकालना क्या है, ए 20 का मान निकालना है, यानी आपको ए 20 का मान इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ए 20 का सूत्र पता होना चाहिए। तो ए 20 का सूत्र क्या होता है, तो आपके ए 20 का सूत्र होता है ए 20 बराबर ए प्लस आपके क्या होता है 19D होता है। अब यहाँ पे ए 20 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे ए 20 बराबर ए का मान क्या है, ए का मान है आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ 253, तो यहाँ पे लिखेंगे 253, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 19 गुणा में आपके डी है, डी का मान आपके माइनस का 5 है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके 253, उसके बाद में प्लस यहाँ पे देखिएगा साथियों 19 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे 9 का गुणा 5 से 9 पंजे आपके 45, हासिल का आपके 4 चला जाएगा, 5 का गुणा 1 से 5 हो जाएगा, 5 और 4 आपके 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुणा करते समय माइनस था, माइनस और प्लस आपके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको 253 में से 95 घटाना है। चलेगा, घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 13 में से 5 जाएगा, शेष आपके 8 बचेगा। उसके बाद हासिल का 1 चला गया तो यहाँ पे 4 बचा, 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो शेष आपके 5 बचेगा। उसके बाद हासिल का 1 चला गया, शेष आपके 1 बचा। यानी आपको ए 20 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 158 प्राप्त हुआ है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकलना था। देखिएगा साथियों कितना सरल प्रश्न है। जब भी आपको अंतिम पद से कोई भी पद पूछा जाए ना, उस स्थिति में यहाँ पे जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी होती है ना, उसको आपको सीधा क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद क्या प्राप्त हुआ है, 158 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है अगला 18वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को भी सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा 18वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दे रखा है ना, वहीं से आपको इस प्रश्न को सोल्व करना स्टार्ट करना है और उसके बाद में सिंपल तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर
प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको प्रश्न में कहा जा रहा है चौथे और आठवें पदों का योग आपको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको कहा जा रहा है चौथा पद यानी आपके A4 की बात की जा रही है, और चौथे और आठवें पदों का यानी आपके A8 की बात की जा रही है। आठवें पदों का योग यानी इनको जोड़ने पर आपके कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पे आपको A4 का सूत्र पता होना चाहिए और A8 का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा, A4 का सूत्र बोलिएगा A प्लस आपके 3D होता है, उसके बाद में प्लस। अब आपको A8 का सूत्र पता होना चाहिए। A8 का सूत्र क्या होता है, A प्लस आपके 7D होता है। तो यहाँ पे 7D बराबर आपको 24 दे रखा है। अब देखेगा साथियों, इनको आगे सोल्व करेगा, यहाँ पे प्लस का A, यहाँ पे भी आपके प्लस का A, तो ये दोनों A आपके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 2A हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 3D और ये आपके 7D दोनों ही आपके जुड़ जाएंगे। तो ये आपके 10D हो जाएगा, बराबर आपके 24 बचा है। अब देखेगा साथियों, इस पूरे समीकरण में आपके 2 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर चलेगा, भाग देते हैं। यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो ये 2 और 2 आपके कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके A बचेगा। उसके बाद में प्लस 10 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आपके 5 बचेगा, गुणा में आपके D है, ये आपके 5D हो जाएगा, बराबर 24 में 2 का भाग देंगे तो आपके शेष कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, आगे आपको प्रश्न में और क्या दे रखा है, और आपके प्रश्न में कहा जा रहा है छठे और 10वें पद का योग आपको कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं दिया है। आपको प्रश्न में क्या दे रहा है, छठे पद यानी आपके A6 की बात की जा रही है, और उसके बाद में 10वां पद या आपके 10वां पद यानी A10 की बात की जा रही है। इन दोनों पदों का आपके कितना है, योग है, यानी आपको इनको जोड़ने पर 44 प्राप्त होगा। तो ये इसको जोड़ने पर 44 प्राप्त होगा, ये आपके प्रश्न में कहा गया है। अब यहाँ पे आपको A6 का सूत्र पता होना चाहिए और A10 का आपको सूत्र पता होना चाहिए, बाकी आपके कुछ नहीं, सिंपल तरीके से सोल्व कर देंगे। चलेगा, A6 का सूत्र बताइए, A प्लस आपके 5D होता है, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस। A10 का सूत्र A प्लस आपके 9D होता है, तो ये आपके A प्लस 9D बराबर में आपको 44 दे रखा है। अब आपको सिंपल तरीके से इसको सोल्व करना है। चलेगा, सोल्व करते हैं। ये और ये दोनों ही A आपके जोड़ के ये आपके 2A हो जाएगा, ये आपके 5D और ये आपके 9D जोड़ के आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 9 आपके 14D हो जाएगा। तो ये आपके 14D, उसके बाद में बराबर में आपको 44 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, इस पूरे समीकरण में आपके यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले आप 2 का भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर चलेगा, भाग देते हैं। यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 2 और 2 आपके कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके A बचा है। उसके बाद में प्लस 14 में 2 का भाग 7 बार जाएगा, गुणा में आपके D है, तो यहाँ पे D लिखेंगे, बराबर 44 में 2 का भाग 22 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 22। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में पूछा गया है AP के प्रथम 3 पद निकालिए। देखिएगा साथियों, प्रथम 3 पद निकालने के लिए आपको A और D का मान पता होना चाहिए। अब A और D का मान कहां से निकलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ है, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से घटाने पर आपको यहां से A और D का किसी में से एक का मान निकलेगा, उसका मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, जिससे आपको A का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर चलेगा। समीकरण नंबर 2 क्या है, A प्लस 7D, तो A प्लस 7D बराबर में आपको कितना दे रखा, 22, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। उसके बाद में समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस 5D, तो यहाँ पे A प्लस 5D बराबर में आपको कितना दे रखा है, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 हो जाएगा। इनको घटाना है, चलेगा, घटाते हैं। जब भी आपके दोनों समीकरणों को घटाया जाता है तो आपके जो नीचे वाला समीकरण होता है इसके सभी के चिन्हों को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस का और माइनस का दोनों ही आपके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7D में से 5D घटाएंगे, शेष आपके 2D बचेगा।
उसके बाद में बराबर 22 में से आपको 12 घटाना है, 2 में से 2 जगह, शेष आपके 0 बचेगा, 2 में से 1 गया, शेष आपके 1 बचा है। अब देखिएगा यहाँ पे डी बराबर, यहाँ पे गुणा में 2 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, 10 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये आपको किसका मान प्राप्त हुआ है, डी का मान प्राप्त हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस डी के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे आपको किसका मान प्राप्त होगा, ए का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है ए, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 5 गुणा में आपके डी है, डी का मान आपको 5 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 5 बराबर, उसके बाद में बराबर में आपको 12 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा 5 का गुणा 5 है, तो ये आपके 25 बराबर आपके 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस के पक्षांतर करते समय माइनस के हो जाएंगे, 12 माइनस आपके 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 में से 12 काटेंगे, शेष आपके 3 बचा, 2 में से 1 जाएगा, शेष आपके 1 बचा। देखिएगा साथियों बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे आपको ए का मान क्या प्राप्त हुआ है, माइनस का आपको 13 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों आपको डी का मान प्राप्त हो गया, ए का मान प्राप्त हो गया। अब आपको किसी भी समांतर श्रेणी के कितने भी पद पूछे जाए तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको पूछा गया है इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ए का मान क्या है, ए का मान माइनस का 13 है, ये आपके प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद में आपको द्वितीय पद निकालना है, तो यहाँ पे द्वितीय पद को ए2 कहते हैं। ए2 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ए का मान ये आपके माइनस का 13, उसके बाद प्लस डी का मान क्या प्राप्त है, 5 प्राप्त है। 13 में से 5 घटेंगे, शेष आपके 8 बचेगा, लेकिन संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद में आपको 3 पद पूछे, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे पद को ए3 कहते हैं। ए3 का सूत्र होता है ए प्लस 2डी। ए का मान आपके क्या है, माइनस का 13, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 2 गुणा में आपकी डी है, डी का मान 5 प्राप्त है। 5 गुणा 2 करेंगे 10 हो जाएगा, 13 में से 10 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। दिखाई दे रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको 3 ही पद पूछा गया था, प्रथम पद आपके माइनस का 13, द्वितीय पद आपके माइनस का 8, तीसरा पद आपके माइनस का 3 हो जाएगा। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा अतः इस समांतर श्रेणी के 3 पद, पहला पद क्या हुआ है, माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3 है, ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है अगला हमारा 19वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 19वें प्रश्न को भी सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा इस 19वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार आपको प्रश्न में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में कहा जा रहा है सुब्बा राम का कोई व्यक्ति है, उसे वर्ष 1995 में 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह का वेतन दिया जाता है। उसके बाद में आपके प्रश्न में कहा जा रहा है प्रत्येक वर्ष, यानी आपके 1995 में इसे पर महीने के कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष, यानी आपके 1995 के बाद में 1996 में उसे 5,200 रुपये तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि उसका प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। आई बात आपको समझ में। उसके बाद में कहा जा रहा है इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते उसकी पर महीने की तनख्वाह 7,000 रुपये किस वर्ष में होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, इस सुब्बा राम के व्यक्ति का प्रथम वर्ष का आपके जो वर्ष 1995 है, इसका आपके मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष का वेतन कितना आपके 5,000 रुपये है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000 रुपये।
उसके बाद में इसके दूसरे वर्ष का वेतन क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष में यानी इसके प्रत्येक वर्ष कितने रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, 200 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय वर्ष का वेतन बराबर, यहाँ पे 5,000 रुपए तो पहले भी मिल रहे थे, लेकिन दूसरे वर्ष इसके कितने रुपए बढ़ाए, 200 रुपए बढ़ाए। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे इसके 5,200 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसके तीसरे वर्ष का वेतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे तृतीय वर्ष का वेतन बराबर। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरे वर्ष में इसको कितने मिल रहे थे, 5200 मिल रहे थे। अब क्या होगा, 200 रुपये और बढ़ाएंगे तो इसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5200 प्लस आपके 200 रुपये और बढ़ाएंगे तो इसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 5,400 रुपये हो जाएगी। अब देखिएगा साथियों, ये तो हमने 3 वर्ष के इसका वेतन कितना बढ़ेगा ये हमने निकाल दिया, लेकिन आपको प्रश्न में और क्या दे रखा है, और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है उसका वेतन 7,000 रुपये कब होगा, यानी मान लेते हैं कि उसका 9वें वर्ष में क्या हो जाएगा, इसका वेतन है वो आपके 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9वें वर्ष इसका वेतन कितना हो जाएगा, 9वें वर्ष वेतन बराबर कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके एक समांतर श्रेणी बन रही है। देखिएगा कैसे समांतर श्रेणी बनेगी। प्रथम पद क्या हो जाएगा आपके 5,000, यहाँ पे लिखेंगे एपी, इसमें देखिएगा प्रथम पद क्या हो जाएगा, ये आपके 5,000 रुपये है। उसके बाद में द्वितीय वर्ष का वेतन कितना है, 5,200 रुपये है। उसके बाद में तृतीय वर्ष का वेतन क्या है, 5,400 रुपये है। उसके बाद में ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। लास्ट में आपको अंतिम पद कितना दे रखा है, 7,000 रुपये दे रखा है, तो ये आपके 7,000 रुपये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप दोनों पदों का अंतर करोगे, यानी किन्हीं भी 2 पदों को घटाओ, आपके अंतर तो आपको पता ही है कितना प्राप्त होगा, 200 ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसके प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि की जाती है। तो ये तो आपके क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई। जब भी आपके समांतर श्रेणी बनती है तो आपको सिर्फ 2 ही तो काम करने, पहला काम आपको प्रथम पद निकालना, दूसरा काम है आपका सार्वंतर निकालना। तो चलेगा, यहाँ पे आप मुझे ए का मान बताइए। ए यानी यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, ये आपके 5,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में आपको सार्वंतर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर डी से प्रेजेंट करते हैं। डी का मान कैसे निकालेंगे, किन्हीं 2 पदों को घटाएंगे, तो यहाँ पे 5200 माइनस आपके 5,000 करेंगे तो आपके शेष कितना बचेगा, 200 ही बचेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसके वेतन वृद्धि कितनी हो रही है, 200 ही रुपये हो रही है। तो यहाँ पे ए और डी का मान निकल दिया। उसके बाद में साथियों आपको पूछा क्या है, किस वर्ष में, यानी आपको यहाँ पे एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एन का मान निकाला है, लेकिन आपको अंतिम वर्ष का आपके वेतन दे रखा है, वो आपके ए एन का मान कितना दे रखा है, 7,000 रुपये आपको दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे एन का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको ए एन का सूत्र लिखना है और उसमें ए और डी का मान रखेंगे, जिससे आपको ए का मान सिंपल तरीके से, एन का मान सिंपल तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आप मुझे ए एन का सूत्र बताइए। ए एन का सूत्र क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में आपके डी हो जाएगा। ए एन का मान कितना, 7,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 7,000। उसके बाद में बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है आपके 5,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000। उसके बाद में प्लस एन माइनस 1, एन का मान आपको नहीं दे रखा है। डी का मान आपको कितना दे रखा है, 200 रुपये दे रखा है, तो यहाँ पे 200 लिखेंगे। 5,000 को इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ पे 7,000 माइनस आपके 5,000 हो जाएगा। उसके बाद बराबर एन माइनस 1, यहाँ पे गुणा में आपके 200 बचा है। 5,000 में से आपके 7,000 में से 5,000 घटाएंगे, शेष आपके 2,000 बचेगा, तो ये आपके 2,000 बराबर एन माइनस 1 गुणा में आपके 200 बचा है। अब इस 200 को यहाँ से पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो ये आपके हो जाएगा 2,000। उसके बाद में बटा में आपके क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा था, इधर आते भाग में हो जाएगा, बराबर में आपके एन माइनस 1 बचा है। अब देखिएगा साथियों, ये 2 0 आपके कैंसिल हो जाएगा। 20 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। एन माइनस 1 यहाँ पे 1 है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो ये आपके 10 + 1 बराबर एन हो जाएगा। 10 और 1 आपके 11 हो जाएगा, यानी आपको एन का मान कितना प्राप्त हुआ है, 11 प्राप्त हुआ है।
अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे n का मतलब है आपको इसको 11 वर्ष बाद इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। किसका वेतन, सुब्बा राव का जो वेतन है वो आपके 11 वर्ष बाद में कितना होगा, 7,000 होगा। तो 11 वर्ष यानी 1995 में इसका 5,000 था। अब 1995 में आपको क्या करना है, 11 वर्ष को जोड़ना है, तो आपके उस वर्ष सुब्बा राव का वेतन क्या हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, सॉरी यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सुब्बा राव, यहाँ पे लिखेंगे सुब्बा राव का 7,000 रुपये वेतन, 7,000 रुपये वेतन कब होगा, यानी किस वर्ष में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1995 प्लस आपके 11 करेंगे, तो 1995 में 11 जोड़ेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, 2006 में होगा ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। बहुत ही सरल प्रश्न था। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना था, इनका आपका प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष का वेतन लिखना था। उसके बाद में आपको अंतिम वर्ष का वेतन कितना दे रखा था, यानी आपको 9वें वर्ष का वेतन 7,000 रुपये दे रखा था। यह आपके समांतर श्रेणी बन गई। उसके बाद में हमने A और D का मान निकाल दिया। उसके बाद में हमने AN का सूत्र लगाया और उसके बाद में मान रखा, जिससे में N का मान 11 प्राप्त हुआ, यानी सुब्बा राव का 11 वर्ष बाद वेतन कितना होगा, 7,000 होगा। 1995 में आपके 11 वर्ष को जोड़ा तो आपके 2006 में इसका वेतन कितना होगा, 7,000 रुपये होगा। यही आपको प्रश्न में पूछा गया था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 20वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 20वें प्रश्न को भी समझने वाले हैं। देखिएगा 20वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ती गई। 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक रामकली नाम की जो लड़की है, इसके प्रथम सप्ताह में इसकी बचत कितनी होती है, 5 रुपये की इसने बचत की। इसके बाद में इसकी प्रत्येक सप्ताह में इसकी बचत कितनी बनती है, 1.75 रुपये बनती है। तो आपको बताना है कि उसकी साप्ताहिक बचत यानी सभी सप्ताहों की बचत यहाँ पे 20.75 रुपये कब होगी, यानी कितने सप्ताह बाद होगी, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो चलेगा इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अभी जो हमने 19वां प्रश्न किया ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रश्न उसी मेथड से आपके सोल्व होने वाला है। तो चलेगा यहाँ पे लिखेंगे रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है, तो यहाँ पे प्रथम सप्ताह की बचत 5 रुपये है। कितने रुपए है, 5 रुपये है। इसी प्रकार से दूसरे सप्ताह की, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे सप्ताह की बचत, दूसरे सप्ताह की बचत क्या हो जाएगी, प्रत्येक सप्ताह कितने बचती है, 1.75 रुपये बचाती है। तो यहाँ पे पहले सप्ताह की 5 रुपये बचे, उसके बाद में दूसरे सप्ताह की बचत यहाँ पे बढ़ती जाती है, यानी प्रत्येक सप्ताह इसकी बचत है वो आपके 1.75 रुपये बनती है। तो यहाँ पे 5 और 1 आपके 6 हो जाएगा, 6.75 रुपये। यह आपके इसके दूसरे सप्ताह की बचत है। इसी प्रकार से तीसरे सप्ताह की बचत बराबर, अब देखेगा दूसरे सप्ताह की बचत क्या है, 6.75, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.75 प्लस आपके क्या करेंगे 1.75 रुपये इसकी बचत बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे 1.75 हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 1 आपके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 75 और 75 आपके 150 होता है, 150 का मतलब 1.5 है, इसका मतलब 7 पहले था, 7 और 1 आपके 8 हो जाएगा, 8 पॉइंट आपके 50 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, आगे आपके प्रश्न में कहा गया है उसकी साप्ताहिक बचत, यानी आपके 9वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाती है, 20.75 हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये तो आपको सिर्फ 3 आपको, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने होते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो अंतिम पद है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको कहा गया है 9वें सप्ताह की बचत, ये आपको बचत कितनी दे रखी है, 20.75 दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20.75 दे रखी है। अब यहाँ से आपकी क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी तो आपको पहले ही पता चल गया,
कब समांतर श्रेणी का पता चलता है, तो ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक सप्ताह उसकी बचत है वो आपके 1.75 रुपये बनती जाती है। इसका मतलब यहाँ पे सभी जगह डी का मान क्या है, 1.75 रुपये तो ही उसकी साप्ताहिक बचत जुड़ती जाती है। तो यहाँ पे सारो अंतर समान होता है, तो वहां पे आपके समांतर श्रेणी ही बनती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी बराबर, एपी का प्रथम पद क्या है 5 है, उसके बाद में द्वितीय पद क्या है 6.75, तो यहाँ पे 6.75, तीसरा पद क्या है आपके 8.50, तो ये 8.50। इस प्रकार से ये आगे समांतर श्रेणी बढ़ती जाती है। जो आपके एएनवा पद है यानी जो अंतिम पद है वो आपके क्या है 20.75 है। अब ये आपके एक समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दो काम करने हैं। पहला काम है आपको प्रथम पद निकालना, दूसरा काम है सार्वंतर निकालना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद जैसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए का मान क्या हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरा काम क्या करना सार्वंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, किन्हीं दो पदों का एक समूह लीजिएगा, उसमें से आपको बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। तो यहाँ पे बाद वाला पद है 6.75, उसमें से आपको 5 घटाने हैं, तो आपके शेष कितना बचेगा 1.75 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ए का मान प्राप्त हो गया, डी का मान प्राप्त हो गया, और आपके प्रश्न में ए एन का मान दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर, ए एन का मान कितना है 20.75 है। आपको निकालना क्या है, आपको nवें सप्ताह का यानी आपको n का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ से आपके n का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको an का सूत्र पता होना चाहिए, यहीं से ही आपके n का मान निकलने वाला है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं an बराबर, an का सूत्र क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो, कर दो कमेंट। an का सूत्र क्या होता है ये आपसे मैंने पूछा है, अभी तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्नावली 5.2 है इसमें सिर्फ आपके एक ही सूत्र लगा था an का। इसके सिवाय इस प्रश्नावली के बाद में जो आपके आगे वाली प्रश्नावली 5.3 है उसमें भी आपको सिर्फ एक ही सूत्र याद करना है। बहुत ही सरल है वो प्रश्नावली, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही सूत्र याद करना था। इस सूत्र क्या हो जाएगा an का सूत्र हो जाएगा a प्लस n-1 गुणा में आपके d दे रखा होता है। अब देखिएगा an का मान कितना है, an का मान ये दे रखा 20.75, तो यहाँ पे लिखते हैं 20.75। उसके बाद में बराबर a का मान क्या है, a का मान आपके 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद में n-1, उसके बाद में d का मान कितना प्राप्त हुआ है, d का मान आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे प्राप्त हुआ है सार्वंतर d बराबर 1.75, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.75। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस 5 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो यहाँ पे 20.75 माइनस आपके 5 हो जाएगा, बराबर में आपके n-1, और यहाँ पे गुणा में 1.75 बचा है। 20 में से 5 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा 15.75 बचेगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपके शेष क्या बचा है, आगे आपके बचा है n-1 गुणा में आपके 1.75 है। अब देखिएगा यहाँ पे गुणा में पक्षांतर करके दलाएंगे, तो ये भाग में चला जाएगा 15.75, उसके बाद में भाग में हो जाएगा 1.75। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, जब भी यहाँ पे आपके 2 स्थान बाद आपके क्या दशमलव, यहाँ पे 2 स्थान बाद दशमलव है, तो यहाँ से आपके दशमलव हट जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको क्या करना है, 1575 में 175 का आपको भाग देना आना चाहिए। यदि भाग देना नहीं आता है तो यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह बनाइए, यहाँ पे 1575 लिखिए, उसमें आपको 175 का भाग देना है। अब यहाँ पे भाग करके मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपको स्वयं को अपनी रफ कॉपी में करना होता है। तो यहाँ पे भाग कितने बार जाएगा, भाग आपके पूरे 9 बार आपके भाग जाएगा, तो यहाँ पे आपके 9 आ जाएगा। उसके बाद में n-1 बचा है, यहाँ पे आपके माइनस का 1 है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे, 9 और 1 आपके 10 हो जाएगा, यानी आपको n का मान कितना प्राप्त हुआ है 10 प्राप्त हुआ है। यानी आपके जो रामकली है, इस रामकली की 10वें सप्ताह में जो इसकी बचत है वो आपके 20.75 रुपये होगी। यही आपको इस प्रश्न में पूछा गया था। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रामकली की 10वें सप्ताह में बचत 20.75 रुपये होगी ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था।
अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट करा दिए। यदि आपको इन सभी प्रश्नों के नोट चाहिए तो इसके लिए आपको सिंपल तरीके से गूगल में जाना है। गूगल में आपको सर्च करना है मोस्ट एग्जाम, वहां पे आपको सभी प्रश्नावलियों के आपको नोट्स हमारे कोचिंग के लिखे हुए सभी विद्यार्थियों के बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए गूगल पे, वहां पे सर्च करिएगा मोस्ट एग्जाम, वहां पे आपको इन सभी प्रश्नावलियों के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।